नमस्ते, V24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन खुबरागड़े। V24 लेकर आए हैं एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम नागपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों या फिर युवा रंगकर्मियों से संवाद स्थापन करेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है नाट्य संवाद। तो आइए दोस्तों, आज हमारे साथ है नागपुर के जाने माने और वरिष्ठ रंगकर्मी जिनका नाम है मीनाक्षी बोरकर मैम। तो आइए बात करते हैं मीनाक्षी मैम से। मीनाक्षी मैम नमस्ते। नमस्ते। मीनाक्षी मैम, हमें बताइए आपका रंगमंच में आना कैसे हुआ? देखो, मुझे बचपन से ही ड्रामा में काम करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिला या कोई मुझे स्टेज भी तब अवेलेबल नहीं हुआ। तो इसकी वजह से थोड़ी लेट ही शुरुआत हुई है मतलब। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में थी तो लास्ट ईयर तब से मैंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी जी, जैसे आपने नाटक शुरुआत किया तो आपके मतलब उस वक्त लड़कियों को या फिर महिलाओं को नाटक करने की परमिशन नहीं थी, तो ऐसा कुछ आपके इधर हुआ क्या? बिल्कुल हुआ, क्योंकि बाकी सराउंडिंग तो जाने दीजिए, मुझे घर से ही परमिशन नहीं थी काम करने की। मतलब पापा थोड़े से फेवर में थे, लेकिन मम्मी थोड़ा मतलब उन्हें नहीं लगता था कि ये ड्रामा में जाए वगैरह, क्योंकि तब क्या होता था कि बहुत रात को वगैरह घर में आना पड़ता था, तो मम्मी थोड़ा डांटती थी। तो लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने मम्मी को भी मना लिया और शुरू हो गया नाटक। मीनाक्षी, जैसे मैडम आपने जैसे कहा कि आपको परमिशन मम्मी की तरफ से थी, पापा की तरफ से नहीं था, आखिर पापा को मानना पड़ा और आपका मतलब रंगकर्म शुरू हो गया? नहीं, पापा की तरफ से मुझे मतलब फेवर में थे पापा ड्रामा के, लेकिन मम्मी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन उस समय की जो बंधनें वगैरह थी तो उसकी वजह से, और आजू बाजू में उतनी पब्लिक भी मतलब उतनी स्वीकृत भी नहीं करती थी ड्रामा को। तो मम्मी को वो रात को प्रैक्टिस से आना वगैरह, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था कि आजू बाजू वाले कुछ गलत बोलते हैं, रात को लड़कियां लेट आती है तो घर में। तो इसकी वजह से मम्मी की तरफ से थोड़ा ना नुकर था, लेकिन पापा तो फेवर में ही थे। लेकिन मम्मी को भी हमने फिर मना लिया और शुरू हो गया ये कारवा जैसा कि शुरू हो चुका था। तो आपने मतलब नागपुर से रंगकर्म की शुरुआत की, तो सबसे पहला आपका नाटक कौन सा था? सबसे पहले वैसे मैं बीकॉम में वगैरह थी, तब एक डायरेक्टर थे गजबिये करके, तो उन्होंने कुंकू नाम का एक मराठी ड्रामा बिठाया था और उसमें मुझे लीड रोल के लिए उन्होंने बोला था। तो वो मेरा पहला ड्रामा था कुंकू करके। हाँ, तो मतलब वो नाटक मराठी था या हिंदी था? वो शायद हिंदी था। मतलब हिंदी से स्टार्ट होकर भी ड्रामा तो वैसे मैंने मराठी में ही बहुत सारे किए हैं, तो थोड़ा हिंदी में मुझे थोड़ा मराठी इज़ माय मदर टंग, तो थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। मतलब वो फ्लेवर जो बोलते हैं ना, वो मराठी का आ जाता है। मीनाक्षी जी, जैसे आपने नागपुर से रंगकर्म की शुरुआत की, तो आपके सानिध्य में अलग अलग मतलब डायरेक्टर आए, लेखक आए, सहकलाकार आए, तो उनके साथ काम करने का आपको अनुभव कैसा रहा? देखिए, हर एक डायरेक्टर के हाथ से अपन काम करके निकलते हैं, तो हर एक का एक ड्रामा को देखने का या ड्रामा को बिठाने का नज़रिया अलग होता है। हर डायरेक्टर अपने कैपेसिटी के हिसाब से ड्रामा बिठाते हैं, लेकिन कलाकार जो है वो अगर टैलेंटेड है, उसमें अगर हुनर है, तो वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। और अगर जैसे हीरे को अगर तलाशा तो वो बहुत उसकी चमक और बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी मुझे मिले, तो उनके साथ काम करने से भी अपनी कला जो है वो प्रखर यानी निखर के सामने आ सकती है। मीनाक्षी जी,
आपने नाटक किए, आपने पथनाट्य भी किए और आपने महानाटक भी किए। मतलब नाटक, पथनाट्य, महानाटक और इसके साथ आप सामाजिक सक्रियता में भी सहभागी रहती है। तो मतलब ये सब चीज़ें, जैसे कि आप गवर्नमेंट ड्यूटी पर थे, गवर्नमेंट ड्यूटी के साथ घर संभाल कर ये सब रंगकर्म करना, ये आपको पॉसिबल कैसे हुआ? देखिए, इम्पॉसिबल बोले तो फिर दुनिया में अपन कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। अपने को खुद रास्ते बनाने पड़ते हैं, पॉसिबिलिटी अपने को खुद तैयार करनी पड़ती है, ऐसे मेरी समझ है। दिस इज़ माय ओपिनियन कि फाइट तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी और तब क्या होता था कि स्क्रिप्ट मिलती थी और अपने को उसको रट कर जाना पड़ता था या उसकी स्टडी करना पड़ता था। मेरे हिसाब से, मैं जैसे ड्रामा में काम करती तो स्क्रिप्ट हाथ में आई तो पहले मैं उसको पढ़ूंगी, फिर उसके सेंटेंसेस पढ़ूंगी, फिर उसके वर्ड्स पढ़ूंगी, फिर उस स्क्रिप्ट का नेचर, मतलब वो जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जॉब में रहकर बहुत मतलब उतना टाइम नहीं मिलता था स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि सवेरे मॉर्निंग में अपनी दौड़ धूप हो गई कि अपन ऑफिस को जाते थे। अब जॉब में ऐसा रहता है कि तुम्हारे को 8 घंटे पूरा वर्कआउट निकालना पड़ता है, तब बीच में अपन कुछ पढ़ नहीं सकते। लेकिन वो मेरा दिमाग फिर स्क्रिप्ट में ही रहता था। मैं थोड़ा लंच ब्रेक वगैरह हो गया, टिफ़िन अपन ने फटाक से खा लिए कि मैं तब जाकर अलग से उसको स्क्रिप्ट को पढ़ लेती थी। फिर उसको रटने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। शाम को अगर घर आ जाओ तो फिर तालीम का टाइम हो जाता था, तो फिर वहाँ जाकर पढ़ना वगैरह। अभी टाइम ही टाइम है, तभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अगर करना है तो फिर मैं देर रात को जागती थी, मिडनाइट को वगैरह, और स्क्रिप्ट में बैठ कर रात को पढ़ती थी और उस पर थोड़ी स्टडी करती थी, क्योंकि स्टडी अगर नहीं किए तो अपन वो रोल उतनी बखूबी नहीं निभा सकते, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो पूरा रोल, वो कैरेक्टर क्या है, वो अगर दिमाग में फिट हो गया ना तो आपको वो रोल करने के लिए बहुत इजी जाता है। और वही टेक्निक मैंने फिर अपनाई कि नहीं, उसको करना जैसे टाइम मिलता, जैसा समय मिलता, तो मैं वो रटती थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपन ने वो स्क्रिप्ट रट लिए, अगर वो पाठ हो गई, मराठीत म्हणतात पाठांतर झालेलं, तो उसको अपन ॲक्ट करते समय स्टेज पर उसका बहुत अच्छा परफॉर्म आता है। तो इसलिए वो स्क्रिप्ट याद करना मुझे पहले से मेरी आदत है कि मैं स्क्रिप्ट को पहले पूरा रट लेती हूँ, पूरा देख लेती हूँ, पूरा उसकी स्टडी करती हूँ और फिर उसको प्ले करना बहुत ईजी जाता है। मीनाक्षी जी, आपने पथनाट्य किए, नाटक किए, महानाटक किए, तो ये तीनों विधा के नाटक जब आपने किए तो ये तीनों विधाओं में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? मुझे तो लाइव ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन पथनाट्य भी किए हमने उस समय। पथनाट्य में भी म्हणजे मराठीत म्हणायचं तुमचा पूर्ण कस लागतो। पथनाट्य इज़ नॉट ए इजी ड्रामा नहीं है वो भी। तो आणि पथनाट्य करने के बाद मैंने महानाट्य किए हैं, लेकिन मुझे लाइव परफॉर्मेंस जहाँ पर अपन डायलॉग बोल सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लाइव ड्रामा उतने मिलते नहीं हैं या कम आते हैं मेरी तरफ। तो फिर जो महानाट्य है तो उसमें मैं काम कर लेती हूँ, म्हणजे भूक तिथे निभावली जाते, जी नाटकाची भूक आहे। तो मतलब महानाट्य भी कर लेती हूँ, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ भी अपने को एक्टिंग ही करनी पड़ती है। तो वो तीनों मीडिया मुझे अच्छे ही लगते हैं। मीनाक्षी जी, जब आपने रंगकर्म की शुरुआत की थी और उसके बाद मतलब आप कंटिन्यू काम करते थे सबका संभाल के, उसके बाद आप अभी भी काम करते हो, तो उस वक्त से इस वक्त तक जो आपने रंगकर्म किया है तो आपको बदलाव क्या लगा? मतलब उस जैसा आप शुरुआती दौर में रंगकर्म करते थे और अभी आप करते हो, तो उसमें बदलाव क्या लगा आपको? बदलाव बहुत
बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे तब हमारी उम्र 20 इयर्स की थी, अभी हम 50 प्लस के लिए चल रहे हैं, तो ये इतना जो डिफरेंस है, तो उतना डिफरेंस भी मेरे ख्याल से अभी के ड्रामा में और पहले के ड्रामा में आए हैं। क्योंकि पहले मैं जैसे बता चुकी हूँ पहले ही आपको कि तब स्टडी करनी पड़ती थी, स्क्रिप्ट को रटना पड़ता था। अब इतना इजी हो गया है कि आप डिजिटल मीडिया की वजह से आप मोबाइल पर स्क्रिप्ट ले सकते हो, और घर में या कहीं भी आते जाते कहीं भी वो आप पढ़ सकते हो, तो आप उस हिसाब से तैयार होते हो। लेकिन फ़र्क इतना है कि तभी का जो डिवोशन था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब क्या होता है कि सोना जरूरत चमकतो म्हणतात, तो जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होगी उतने एक्सपीरियंस आपके बढ़ते हैं और उतना ज़्यादा निखार आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी का भी मीडिया ठीक है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, जो जनरेशन चलती है, जो जनरेशन के हिसाब से टेक्निक आया है, तो उस हिसाब से भी अपने को चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने बहुत सारे रोल किए होंगे नाटक में, पथनाट्य में, महानाटक में, तो उनके कुछ उल्लेखनीय नाम या फिर आपके किरदार जो आपको याद हो बताना चाहोगे आप? हाँ, वैसे तो मैंने 30-35 ड्रामा में काम किया हुआ है, और ज़्यादातर मराठी में ही किया है। हिंदी थोड़ा 2-4 ही किया है। हाँ, लेकिन कंपटीशन में ये महाराष्ट्र राज्य कंपटीशन जो आती है, नाट्य स्पर्धा है, तो उसमें कमिला करके हमने नाटक किया था। सलीम शेख उसके डायरेक्टर थे, और उस ड्रामा को बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। तो उसमें मैंने एक मुस्लिम स्त्री का फीमेल रोल किया था। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत हट के लगा वो। मतलब उसमें बहुत सारे शेड थे, मतलब थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, और बहुत अच्छा रोल था, और मुझे वो करने में भी बहुत मज़ा आया। और एक रोल के बारे में बताना चाहूँगी कि संजय पेंडसे जी सर है, उनके एक ड्रामा में मैंने काम किया था। तो वो शायद मतलब 10-12 कुछ तो भी महोत्सव था उनका, तो उसमें एक ड्रामा था, उसमें उन्होंने मुझे एक रोल दिया था, विडो वुमन का रोल था। और वो पूरा हिंदुज़म के ऊपर से कोंकणी वो जो विडो रहती है, पूरा मतलब ये सिर पर उनके बाल नहीं रहते हैं, और पूरा वो बांध कर वगैरह, वो रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। क्योंकि वो रोल को भी बहुत सारे शेड थे, तो आई लाइक दैट रोल वेरी मच। मीनाक्षी जी, आपने महानाटक में तथागत और महासूर्य ये नाटक में भी काम किया है, उस बारे में ज़रा बताइए। हाँ, तथागत ड्रामा जो है वो हिंदी का ड्रामा है, हिंदी में है। तो महानाट्य है, तो उसमें मैं महाप्रजापति तथागत गौतम बुद्ध की जो मौसी यानी वो माई होती है, तो उनका मैं रोल प्ले करती हूँ। और वो रोल भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बेटा है और वो सब राज संन्यास छोड़कर वो जा रहा है, और इतना सारा मतलब पूरा सुख वैभव है और छोड़कर जा रहा है, तो वो भी रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। और महासूर्य में भी मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की मम्मी का रोल करती हूँ। तो वो तो रोल वो छोटा सा रोल है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रोल है। तो महासूर्य में वो भी रोल मैं करती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। मीनाक्षी जी, जैसा कि अभी एक पिछले 7 महीने से कोरोना का समय चल रहा है, और ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो मतलब कैसा, बहुत से नाटक बंद हो चुके हैं, और बहुत से जो बैक स्टेज आर्टिस्ट है उनका मतलब रोज़गार छीन चुका है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछले 7 महीने से कुछ नाटक कहिए या फिर सिनेमा कहिए, ये बंद सा हो गया है। तो मतलब इसका आपको मतलब इसका मतलब जैसे कि बहुत से लोग जिसका इसी फील्ड से पेट था, उनका तो बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना यही है, आर्टिस्ट लोग जो है तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं कुछ कंपलसरी सभी को नहीं कर सकती, लेकिन मेरा कहना है कि आई एम एम्प्लॉइज ऑलरेडी, तो
मुझे मालूम है कि अगर आपको पूरी ज़िंदगी निकालना है तो वो सर्वाइव करना पड़ता है और वो पैसे के सिवा आप कर नहीं सकते। तो पहले पढ़ाई की तरफ आपने ध्यान देना चाहिए। आप ग्रेजुएशन की एक तो भी डिग्री आपने लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है कि आप बीएससी, बीए, बीकॉम, बीई या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपने लेनी चाहिए और उसके बाद आपने एक छोटा मोटा तो भी जॉब ढूंढना चाहिए। इसकी ये वजह है कि क्योंकि अगर ये कोरोना जैसी जब स्थिति आती है तो अभी अपन देखते हैं कलाकारों के इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं कि सभी को काम मिलता है। अगर स्टेज शुरू है, ड्रामा शुरू है तो मतलब ड्रेस डिज़ाइनर रहते हैं, सिनेमेटोग्राफर रहते हैं, डायरेक्टर, राइटर, पब्लिसिटी वाले, मार्केटिंग वाले, म्यूज़िक वाले, डांस वाले, तो इन सब लोगों को काम मिलता है और थोड़ा पैसा भी मिलता है जिससे उनका जीवन यापन हो सकता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप करो, आपकी हॉबीज़ है करो, लेकिन पहले आप छोटा मोटा थोड़ा जॉब ढूंढ लो। अगर जॉब आपको नहीं करना है तो मत करो, तब मत करो कि जब आप फुल फ्लेश आपको ये आर्ट क्षेत्र से मतलब एक अमाउंट, अर्निंग अमाउंट मंथली अगर आ सकता है और आप अपना पेट पाल सकते हैं, 2 लोगों का और पेट पाल सकते हैं, तो ज़रूर आप उधर की नौकरी छोड़ दो। लेकिन जब तक आपको कोई ठोस जॉब नहीं मिलता तब तक तो आपको छोटा मोटा कुछ भी हो तो आपको पढ़ाई करने के बाद ही वो मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप पढ़ाई थोड़ी पूरी कर लो, इधर भी आप काम करते रहो और पढ़ाई के बाद जॉब के बाद आपको आपके पास जो टाइम है उसको स्पेंड करना है या आपको अपने हॉबीज़ बढ़ाना है तो ठीक है। आपको यहाँ अगर अच्छा बेहतर चांसेस मिलते हैं और आपके सितारे अच्छे हैं, आपको एक अच्छा मतलब मुकाम हासिल होता है तो आप ठीक है वो जॉब छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा उधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कोरोना जैसी स्थिति जब आती है तो जो अभी हमारे कलाकारों को इतनी मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वो थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एज ए आर्टिस्ट आप सोच सकते हैं। मीनाक्षी जी, आपने विभिन्न नाट्य स्पर्धाओं में नाट्य परीक्षक की भूमिका भी अदा की, तो ज़रा उस बारे में प्रकाश डालिए। संजय पेंडसे जी सर अंतर महाविद्यालयीन पुरुषोत्तम करंडक लेते हैं तो उसमें उन्होंने मुझे एज ए परीक्षक करके बुलाया था। मुझे ऐसा लगा था कि नहीं वो कुछ अलग टाइप का है, लेकिन जब वो भी हमने किया तो इतना अच्छा लगा कि इतने सारे ड्रामास अपने को देखने के लिए मिलते हैं, इतने सारे टैलेंट दिखते हैं और सही में परीक्षक अपन जब काम करते हैं तो एज ए एक्टर करके काम करते हैं और परीक्षक जब वहाँ बैठता है तो वो बारीक बारीक चीज़ें देखता है या देखनी पड़ती है और उसके ऊपर से वो उसका प्रोग्राम वो तैयार करता है, मतलब रिज़ल्ट तैयार करता है। तो परीक्षक की भी भूमिका बहुत ही अच्छी है, आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने 2-3 बार फिर एक पेंडसे सर जी का एक दूसरा कंपटीशन था, मैंने उसमें भी परीक्षक, फिर राज्य कर्म ये कामगार कल्याण, सॉरी हाँ कामगार कल्याण महिला नाट्य स्पर्धा, उसमें भी मैंने परीक्षक का रोल अदा किया है। बहुत अच्छा लगता है वो भी, क्योंकि उसमें भी आपका टैलेंट सामने आता है कि आप कैसे ड्रामा को देखते हैं करके। मीनाक्षी जी, आने वाली पीढ़ी को आप रंगकर्म के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब जैसे वो काम करते हैं, मतलब आपका काम करने का एक अलग अंदाज़ था और इनके काम करने का अंदाज़ एक अलग है, लेकिन काम तो वही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ज़रा मार्गदर्शन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैंने पहले ही बताया कि ये जनरेशन गैप जो है, तब जो इंस्ट्रूमेंट थे या ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम थे वो बहुत सीमित थे, लिमिटेड थे। अभी वो सब वास्ट हो गया है, तो ये इसका पूरेपूर इसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इस हिसाब से उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। जी मीनाक्षी जी, आगे के जैसा कोरोना तो आज न कल चला जाएगा, मतलब इसके बाद कोई नाटक या फिर कोई आपका अलग प्रोग्राम जो आप करना चाहोगे, उसके बारे में कुछ प्लानिंग है आपकी?
हाँ हाँ, प्लानिंग तो है, करने की सोच रही हूँ, क्योंकि एक दो जगह से मुझे बुलाया भी गया है। तो एक दो ड्रामा के अभी हमारे रिकॉर्डिंग भी शुरू होने वाली है, और ये लॉकडाउन उठने के बाद वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। और एक पात्री भी मैं करने की सोच रही हूँ अभी। हाँ, तो और कोई अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो ज़रूर करूँगी। शुक्रिया मीनाक्षी जी। थैंक यू। मेरी तरफ से आपके ये भी 24 चैनल के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये चैनल भरघोस प्रसिद्धि और प्रगति करे, ऐसी मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और थैंक यू रोशन जी, आप यहाँ आए और मेरी मुलाकात ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। तो अभी आपने देखा, ये थे नागपुर के ज्येष्ठ रंगकर्मी जी मीनाक्षी बोरकर मैडम। V24 तास पर ऐसे ही नाट्यकर्मियों को हम बुलाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए V24 तास पर।